ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। ये एक नए तरह का वीडियो है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। आमतौर पे मैं लाइट वेट वीडियोस हल्के फुल्के बनाता हूँ, वो भी अपने शौक के लिए बनाता हूँ। बट अभी ये वीडियो है, अभी जो हाल फिलहाल में पहलगाम में हुआ है उसके बारे में मेरे क्या व्यूज हैं, मेरे क्या विचार हैं, क्योंकि मैं इसका एक प्रोफेशनल रहा हूँ तकरीबन 35 साल। और जिस तरह का न्यूज़ फैलाया जा रहा है, जिस तरह के एक्सपर्ट निकल के आ रहे हैं टीवी पे, और उससे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट तो सोशल मीडिया पे हैं जो 30 सेकंड में आपको पूरा का पूरा पहलगाम और उसका सोल्यूशन और बात तक की बात बता देते हैं। तो मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूं, अपने विचार दे रहा हूं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर जो आज सुबह हमें पता चला, हुआ तो तकरीबन 25 मिनट के लिए कल मिडनाइट के बाद था। एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो नाम है ये बड़ा चुन के रखा गया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि तुम हमारी बेटियों का सिंदूर पूछो तो फिर तुमको बहुत सारे ताबूत उठाने पड़ेंगे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इस पूरे चीज को एक पर्सपेक्टिव में समझते हैं। तो अभी तक क्या हुआ? 22 तारीख को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। 26 इनोसेंट जो टूरिस्ट थे उनको धर्म के आधार पे चुन चुन के मार दिया गया। टेररिस्ट ढूंढे जा रहे हैं, मारे जाएंगे। इनकी उम्र 2-4 महीने से लेके 1 साल तक की होती है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान ने उसके तुरंत बाद होम ग्रोन टेररिस्ट की कहानी शुरू कर दी। और यह हर बार होता है। जितने भी लोग 25 साल या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्होंने ये ड्रामा कई बार देखा होगा। तो ये बार बार रिपीट होता है। तो इस बार फिर नया हुआ क्या? इससे पहले कभी भी चिन्हित करके लोगों को नहीं मारा गया था। इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती थी कि जल्दी जल्दी मारो और भागो या मारे जाओ। इस बार हिंदुओं को चुन चुन के, मर्दों को चुन चुन के, उनकी औरतों के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारा गया। और यह भी बताया गया कि जाके अपने वजीर आजम को बता देना कि यहां हुआ क्या है। और इस बार नया क्या हुआ? अटैक से तकरीबन 1 हफ्ता पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पब्लिक एड्रेस किया। वहां जहां बताया कि भाई मुस्लिम ऊपर हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदू नीचे हैं। वो किसको एड्रेस कर रहा था? वो उन 10, 20, 50 लोगों को तो एड्रेस कर नहीं रहा था जो उसके सामने बैठे हुए हैं। वो जाहिर है कि वो इंडिया को एड्रेस हुआ है, कर रहा था। और उसके ठीक हफ्ते के अंदर ये घिनौना अटैक हुआ। तो इसमें ये कनेक्शन तो है। तो चलिए इसको एक बार समझ लेते हैं, ताकि सारी चीजें, अभी बहुत दिनों तक यही न्यूज चलता रहेगा, तो ये सारी चीजें लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो जाए मेरे पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले वो हिंदू चुन के मारने की वजह क्या है? एक वजह जो दी जा रही है और एक वजह जो है। एक वजह जो बकवास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है कि जो मौजूदा भारत की सरकार है वो हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर जुल्म कर रही है। कुछ मुस्लिम युवा इससे गुस्सा हो गए, उन्होंने प्लान किया और ये अटैक को कैरी आउट किया, इस अटैक को अंजाम दिया। पर यह बकवास है। जो भी लोग इस तरह की अटैक को समझते हैं उनको ये पता है कि ये इतने आसानी से अटैक नहीं होते हैं। इनके पीछे बहुत लंबी प्लानिंग चलती है, बहुत ज्यादा संसाधन चलते हैं, बहुत टाइम का एक रिएक्शन चाहिए होता है, बहुत रिहर्सल होते हैं और उसके बाद ये अटैक किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो 7 लोग कहीं पे गुस्सा हो गए, चलो चलो हिंदू मारते हैं और हिंदू मारेंगे। ये पाकिस्तान के हाथ के बिना ये संभव ही नहीं है। और जाहिर है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो ये जो वजह दिया जा रहा है ये बकवास है। पाकिस्तान हर बार ये वजह देता है। झुंझुना बजाने की आदत है। पहले लोग थोड़ा बहुत सुनते थे, अब उसकी बात कोई सुन भी नहीं रहा है। अगर आप हाल फिलहाल के दुनिया के लीडरों के स्टेटमेंट देखोगे तो वो यही बोलते हैं कि भैया ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट के जो आका हैं इनको तो खत्म करना है, बट थोड़ा ध्यान से। ये तो कोई भी नहीं बोल रहा कि इनको खत्म ना करो। तो ये है वजह नंबर 1, जो कि झूठा है। दूसरी वजह है पाकिस्तान के अपने अंदर की हालात। जो लोग पीओके में आजकल रहते हैं
उनको क्या दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता कि क्या वहां पे डेवलपमेंट चल रहे हैं, कितना टूरिज्म चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर की जो हालात है वो आप लोगों को जाहिर है। भूखे पड़े हैं, कर्ज के लोग के बोझ से दबे पड़े हैं, कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए कर्जा देना पड़ रहा है। 3/4 पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता है। ट्रेन अटैक हो रहा है, ट्रेन हाईजैक हो रहा है, अटैक नहीं, जनरलों के घरों घर तोड़े जा रहे हैं, उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे अटैक हो रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है वो भी इलीगल है। इस सरकार को किसी ने वोट नहीं किया था, वोट तो इमरान खान के लिए किया था, जिसको जीतने के बाद जेल में डाल दिया। और अब ये जो मियां शरीफ हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने पड़े हैं, तो हालात उनके काबू से बाहर है। और अगर उन्होंने अपनी जनता का ध्यान कहीं और नहीं बटाया तो उनको अपने देश को एक साथ रखना मुश्किल हो जाएगा। पर ये हमारे सवाल का जवाब तो फिर भी नहीं मिला कि भाई ये अगर वो अंदर से इतनी बुरी तरह से टूटे हुए हैं, अंदर से अगर इतने खस्ता हाल है, इतने बड़े भिखारी बने हुए हैं, तो फिर अटैक करके एक और मुसीबत क्यों मोल लेना चाहते हैं? ये मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आपके शहर में कोई दंगा हो जाता है, पुलिस आती है, आंसू गैस चलाती है, थोड़े डंडे घुमाती है, दंगा खत्म हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो थोड़ी और पुलिस आती है, थोड़ा और जोर लगाया जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो सिचुएशन को आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाता है और आर्मी उसको कंट्रोल कर लेती है, दंगा काबू में आ जाता है। फर्ज करिए कि आर्मी के आने के बाद भी अगर वो दंगा, वो अपराइजिंग काबू में नहीं आता है तो वो देश क्या करेगा? अब तो उसके पास इसके ऊपर कुछ है नहीं। तो जब ऐसे हालात आते हैं किसी भी देश में, और ये हर एक देश करता है, जब ऐसे हालात आते हैं तो लोगों का ध्यान मौजूदा हालात से हटाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है कि चलो इंडिया पे अटैक कर दो, इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक कर दो, इंडिया वापस जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही। जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो फिर जनता को बोलो कि भाई हमारे देश पे खतरा है, अब सब हमारे जो अपने अंदर के प्रॉब्लम है हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, और चलो पहले इसको देखते हैं। अब जनता जो है वो आंदोलन तो करती है लेकिन ऐसे मौके में गद्दार नहीं कहलाना चाहती। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हर जगह चलता है, हमेशा चलता है, हर एक देश में होता है। कभी कोई क्राइसिस आ जाए, ये तो इलेक्शन के टाइम पे भी होता है। तो असली वजह यह है जिसके लिए पाकिस्तान ने यह घिनौनी हरकत की है। दो बातें और कर लेते हैं, हालांकि इससे थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, पर ये दो बातें जान लेंगे तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। पहली बात है न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब की बात। ये जो इनके नेता बोलते हैं कि हमने एक एक पाव के बॉम्ब बना रखे हैं, जहां तक फेंकते रहेंगे, ये झुनझुना ये हमेशा बजाते हैं। बट इस बार नई बात यह हुई है कि इनके झुनझुनों में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, जब ये 10 साल पहले या उससे पहले जब ये बोलते थे कि यहां पे न्यूक्लियर थ्रेट है, तो पूरी दुनिया चौकन्नी हो जाती थी। दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कहां जा रहा है। अगर आपस में लड़के अपने अंदर ही मर जाते हैं तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही एक न्यूक्लियर थ्रेट की, न्यूक्लियर वॉर की बात होती है, तो वो फिर एक इलाके पे रुकता नहीं है, तो वो पूरी दुनिया चौकन्नी हो जाती थी और समझाने आ जाती थी। इस बार ये झुनझुना ये इतनी बार बजा चुके हैं, ये इतनी बार ये भेड़िए का गलत कॉल दे चुके हैं कि इस बार दुनिया भी नहीं सुन रही है। तो इस न्यूक्लियर वॉर के थ्रेट को तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे समझ में भी नहीं आएगा, बहुत लोगों की समझ में भी नहीं आएगा। इतना मान लेना काफी है कि जो दो न्यूक्लियर स्टेट होते हैं उनके बीच में न्यूक्लियर वॉर तकरीबन असंभव है। तो ये तो रही न्यूक्लियर वॉर की बात है। दूसरी बात बार बार उठ के आती है कि क्या हमारे तरफ से सिक्योरिटी फेलियर हुआ था पहलगाम में? जी हां, हुआ था, और ये आखिरी बार नहीं हुआ था, फिर होगा। और इसकी एक वजह है। सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस फेलियर, मैं इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहा हूं, कि जो इंटेलिजेंस का सक्सेसफुल ऑपरेशन है उसका तो आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 टेररिस्ट मारे गए, इन्फिल्ट्रेशन रोक दिया गया, इतना बड़ा जजीरा जखीरा मिल गया, ये उनके प्लान हटा दिए गए। ये अपने आप थोड़ी होता है कि
बाहर घूमने जा रहे हैं, ये प्लान वो पर काम करता कोई दिख गया तो उसको हमने रोक दिया, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है। बट जो खबर हमारे सामने आती है कि भाई ये हाँ इतने टेररिस्ट मार दिए गए, तो तकरीबन बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं। बट इंटेलिजेंस ऑपरेशन का नेचर ही ऐसा है कि वो फेल होते रहेंगे, उसको सक्सेसफुल करना संभव ही नहीं है। जितने संसाधन चाहिए उतना संसाधन आप लगा ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपना डेटा एक दूसरे से शेयर नहीं करती, सोर्सेज की कोई गारंटी नहीं होती कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर उन सारों को प्लग भी कर दिया जाए तो भी ये आखिरी बार नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये इंटेलिजेंस फेलियर का फिर से होना संभव है। कहां से लाओगे आप जवान, कहां से उठा के लाओगे? बॉर्डर से उठा के यहां डाल दे। और अगर बिल्कुल टाइट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ग्रिड लगा दिया तो फिर आदमी की जो अपनी जिंदगी है वो एक जेल जैसी ही होके रह जाएगी। तो इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस फेलियर को पूरी तरह से रोकना असंभव है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंटेलिजेंस फेलियर फिर से भी होगा। तो चलिए वापस आते हैं उसी बात पे, ऑपरेशन सिंदूर पे। अब जहां तक रही इन टेररिस्ट की बात, इसमें मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है। मैं कुछ कैप्चर्ड टेररिस्ट से मिला हूं। आमतौर पे ये कैप्चर्ड टेररिस्ट मिलते नहीं हैं क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि हमको उनको पकड़ना और करना नहीं है, हम उनको सीधा 72 हुरों के पास भेजते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पकड़ लिए जाते हैं या सरेंडर कर लेते हैं तो कर देते हैं, तो उनको पकड़ के रख लिया जाता है। उनसे हुरों की मुलाकात थोड़ी देर के लिए टल जाती है। जाते उन 72 के पास ही है, बहुत भीड़ लगा के रखी है उन्होंने वहां पे। ऐसे टाइम में मैं ऐसे कुछ कैप्चर्ड टेररिस्ट से मिला हूं। आपको लगता होगा कोई 6-6.5 फुट का हट्टा कट्टा इंसान होगा जो गोली बारूद चलाने में माहिर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये निहायत मंद बुद्धि, घिनौने, कम अकल किस्म के लोग हैं। आप शायद नहीं समझ पाएंगे। आपको जो गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक लाइट पे भिखारी वगैरह मिलते हैं ना, मरियल से गंदी शक्ल वाले, गंदे दांत वाले, 50 किलो के, ये उनकी ये औकात है। ये अगर अपने आप जैसा पाकिस्तान बोल रहा है कि ये 7-8-10 लोगों ने मिलकर ये अंजाम दिया है, अपने ये 7-8-10 लोग मिलके तो बगल के सब्जी का ठेला भी नहीं लूट सकते। ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो पुरानी वो कहानी सुनी है ना कि बच्चों का वो चाबी भर के कार देते थे, चाबी जब फुल कर दो तो वो कार चलती थी, कहीं टकरा गई, टूट गई तो उसको फेंक के फिर नई कार ले आते थे। ये टेररिस्ट वही लोग हैं, इनके बस का नहीं है। और ये जो प्रूफ देने की बात है, ये बकवास है। ये टेररिस्ट अटैक किया ही इसीलिए जाता है कि इसका कोई प्रूफ ना मिले। अगर प्रूफ के साथ ही करना था, अगर सामने से ही करना था तो अपनी सेना लेके आते। अभी टेररिस्ट या तो ये मारे जाएंगे या अगर पकड़े भी जाएंगे तो पाकिस्तान बोलेगा यार 25 करोड़ लोग हैं यहां, हम हर एक पे काबू थोड़ी रखते हैं। तो इसका कोई प्रूफ वगैरह संभव नहीं है। और कुछ प्रूफ हमने दिया तो था, कसाब को पकड़ के इनको बताया तो था, तो क्या हुआ? तो ये प्रूफ वगैरह संभव नहीं है। एटलीस्ट ये बात तो क्लियर है कि ये गंदी हरकत पाकिस्तान की है और इसमें कोई शक नहीं है। हमें क्या, हम तो खैर हिंदुस्तानी है, हमें ये मानना आसान है। ये बात तो दुनिया भी नहीं मान रही। सबको पता है कि ये हरकत कहां से की है और इसके इतने सारे एग्जाम्पल हैं हाल फिलहाल में कि ओसामा बिन लादेन जैसे तो वहां मिले थे। तो इस बात में किसी को कोई शक नहीं है। ये इनके गाल बजाने की आदत है, इसको कोई सुन नहीं रहा है। तो एक दो चीजें और, अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो क्या हमारा मकसद पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। कुछ बिल्डिंग गिरा के 30-40 टेररिस्ट मार के ये मकसद सॉल्व होने वाला नहीं है। बिल्डिंगों की कमी नहीं है, टेररिस्ट की कमी नहीं है। इससे कोई सॉल्यूशन वगैरह अभी निकलेगा नहीं। एक मैसेज है, एक पनिशमेंट है जो दिया जा चुका है कि सुधर जाओ, नहीं तो अगला इससे भी ज्यादा होने वाला है। और ये ऑपरेशन, और ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑपरेशन किया गया है ये भारत की जनता के लिए है। भारत में जो गुस्सा चल रहा था उसको शांत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया है।
और जो पाकिस्तानियों का हश्र होना है वो इससे नहीं होगा, उसकी सजा अलग है। और मुझे पर्सनली बहुत निराशा होगी अगर इसको एक्शन को फुल एंड फाइनल मान लिया जाता है, तो इससे टेररिस्ट अटैक रुकने वाले नहीं है। एक सॉलिड एक्शन जो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा, जिसमें कि ये इनको टेररिस्ट को मार के नहीं, ये चाबी वाले कारों को तोड़ के नहीं, जिसके हाथ में चाबी है या जिसके जेब में इस कार को खरीदने का पैसा है, वो हाथ तोड़ना पड़ेगा, उस जेब में आग लगाना पड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके प्लान्स होंगे आगे, और मुझे भरोसा है कि ये धीरे धीरे एग्जीक्यूट किए जाएंगे। दुर्भाग्य से ये जब एग्जीक्यूट होंगे तो शायद ये टीवी पे नहीं आए, क्योंकि ये स्लोली अपने स्पीड से होंगे, धीरे धीरे करके होंगे। कभी खबर आएगी कि उसको उड़ा दिया, कभी वो अज्ञात अनजान बंदूकधारी हैं वो वाला हो गया, कभी हो गया बलूचिस्तान में ये हो गया। इस तरह से होगा। ये 40-50 टेररिस्ट को मार के और 20-25 बिल्डिंग को उड़ा के इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और हमारी जनता को भी इतने पे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। अभी आप इजराइल की हालत देख लीजिए, हम उतना तक तो नहीं करेंगे बट यहां पे रुक भी नहीं सकते हैं। तो ये सिर्फ एक पिक्चर अभी शुरू हुआ है, अभी पूरा का पूरा पिक्चर बाकी है। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि टेररिस्ट ऑपरेशन किस लिए किया गया, किस मकसद से किया गया, बट हमको एज ए हिंदुस्तानी उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि ये टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। हमारी जमीन पे ये टेररिस्ट ऑपरेशन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो इसको रोका कैसे जाए? इसके दो ही तरीके हैं। एक तो एक मिलिट्री एक्शन है, जिससे कि आप टेररिस्ट ऑपरेशन की उसको एक ऐसी सजा दो कि दोबारा वो एक्शन करने की हिमाकत ना करे। अभी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हर तीसरे दिन इंडिया के हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं पटाखे चलते रहते थे। 2 आदमी 4 आदमी मरने की तो खबर अखबार वाले छापते भी नहीं थे। उस वक्त हम क्या करते थे? हम एक टेररिस्ट अटैक होता था, हम दुनिया के पास, यूएन के पास जाते थे कि भाई ये देखो पाकिस्तान की ये गलती है, ये प्रूफ है, ये सारा कुछ है। पाकिस्तान उस पर हंसता रहता था। 2014 के बाद जब उसने ये हिमाकत पहली बार उड़ी में की, तो हमें पता चल गया था कि सर्जिकल, ये जो दुनिया के पास जाके कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। सर्जिकल स्ट्राइक का हमने सोचा कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमारा अपना पूरा मकसद है, जो हमारा इंटेंशन है, पाकिस्तान को कन्वे हो जाएगा और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। बाज आया भी, 3 साल नहीं किया, बट ये कुत्ते की दुम है। ये उसी वक्त तक सीधी रहेगी जब तक ये नाली में है। नली के अंदर है तब तक ये सीधी है, सीधी दिखेगी, और जैसे ही वो नली से बाहर आएगी फिर से टेढ़ी की टेढ़ी। तो उसका अभी जो तरीका है, इसका कोई परमानेंट मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। वो कुत्ते की नली आपको बार बार, कुत्ते की पूंछ को बार बार नली के अंदर डालना पड़ेगा। वो जब तक उस नली के अंदर रहेगा तब तक सीधा रहेगा, फिर टेढ़ा हो जाएगा। 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 3 साल तक सीधा रहा, फिर उसके बाद निकला फिर टेढ़ा, फिर पुलवामा की घिनौनी हरकत की। इस बार हम फाइटर एयरक्राफ्ट लेके पाकिस्तान के अंदर घुस गए। फाइटर एयरक्राफ्ट का बाउंड्री को क्रॉस करने का मतलब फौजी परिभाषा में होता है युद्ध, वॉर। हमने ये इंटेंशन क्लियर कर दिया कि भैया अभी हम आपसे हमको ये बर्दाश्त नहीं है, हम इसके जवाब में वॉर के लिए भी तैयार रहे। तो उसका इफेक्ट चला 6 साल, पहले वाले का 3 साल, इसका 6 साल। बट माना वो फिर भी नहीं, बस वो दुम अंदर थी, कुत्ता तो बाहर ही था। वो बाहर निकला, फिर से अभी ये कर दिया। अभी यहां पे चक्कर ये है कि जो अगला हरकत है हमेशा पिछली हरकत से बड़ा और ज्यादा घातक होगा। तो इस बार की जो हरकत है वो है ऑपरेशन सिंदूर। अभी हमने 9 जगहों को ठोका है, मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर जाके ठोका है। तो ये थोड़ी देर तक चलता रहेगा, बट मैं ये अनुमान करता हूं कि कम से कम 2029 तक पाकिस्तान ये दोबारा हरकत
नहीं करेगा। गारंटी नहीं है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि छिटपुट एक ग्रेनेड फेंक दिया, 2 पुलिस वालों को मार दिया, एक आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर फायर खोल दिया, आईडी लगा दिया, ये सब चलता रहेगा। और उसमें लोगों को, कश्मीरियों का के जो लोकल है उनमें से भी कुछ लोगों का सपोर्ट रहेगा ही। लेकिन जो बड़ी हरकत है, चुन चुन के 26 लोगों को मारने वाली, बॉम्बे में घुस के इनडिस्क्रिमिनेट फायर करने वाली, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ साल तक ये नहीं करेगा। बट यहां पे मैं ये एक दो बात और बताना चाहूंगा। जो आम जनता है, जो आपके जैसी है, हमारी जैसी है, उनको अगर कश्मीर जाना है तो कश्मीर जाने का सबसे सही वक्त अभी है। कश्मीर का मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जब वहां पे ये खबर फैल रही हो कि हालात ठीक नहीं है, उस वक्त कश्मीर सबसे ज्यादा सेफ होता है। और जैसे ही लगने लगता है कि हाँ अमन चैन हो गया, टूरिस्ट फुटफॉल होने लग गए, सारा कुछ होने लग गया, जिंदगी नॉर्मल सी हो गई, इसका मतलब हम किसी खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि कश्मीर शांत होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर में शांति है। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है और इसको हमको समझना पड़ेगा। हाँ, घूमने जाना जाएंगे यार, एडवेंचर के लिए जा रहे हैं, एडवेंचर में कौन सा रिस्क के बिना एडवेंचर कौन सा होता है। चलो ये तो रही वहां तक की बात, ये तो रही यहां तक की बात। अब आगे क्या होने की संभावना है। पिछले दो अटैक हमने किए थे, पाकिस्तान जो है, वहां की जो गवर्नमेंट है या वहां की जो आर्मी है, उनको अपनी जनता को भी तो समझाना है ना। पिछले जो 2 अटैक हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक सीक्रेट स्ट्राइक था, उन्होंने बोल दिया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है, और हमने उनकी जनता मान भी गई। बालाकोट स्ट्राइक हुआ, फिर उन्होंने बोला कि भाई हम वहां पे उनके जहाज आए थे, उन्होंने कुछ कबूतर मारे हैं और हमने उनका जहाज गिरा दिया, पायलट पकड़ लिया, तो जीत हमारी है। जनता मान भी गई। इस बार क्या हुआ है? इस बार उन स्ट्राइक्स के फोटोग्राफ रिलीज हुए हैं। इस बार उनके गवर्नमेंट ने माना है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने माना है कि यह अटैक हुआ है। तो अब उनके पास बदला लेने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। तो वो कोशिश करेंगे, पक्का करेंगे, 100% करेंगे। अब ये कैसे चलता है? मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने मेरे को थप्पड़ मारा जवाब में, उसके बाद मैंने और जोरदार थप्पड़ मारा। अब आपके पास वो ताकत होनी चाहिए कि आप जब वापस थप्पड़ मारो तो उसकी ताकत पहले वाली से ज्यादा हो। यह पाकिस्तान की औकात नहीं है। और यह भी पाकिस्तान का कुछ रिएक्शंस आएगा, बट जहां तक मेरे को लगता है कि वो सिर्फ अपना एक फेस सेविंग के लिए, अपनी जनता का दिल बहलाने के लिए कुछ करेंगे। अगर उससे आगे जाते हैं तो हमारे हाथ में जाता है। एक बात और बताऊं, ये जो अटैक होते हैं ना, इनकी बड़ी गहरी प्लानिंग चलती है। ये बहुत लोगों को लगता होगा कि मोदी जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला उड़ा दो यार, चलाओ मिसाइल साले, बंद कर दो इनका, और पानी बंद कर दो, प्यासा मार दो। ऐसे नहीं होता बॉस। ये जितने भी प्लान्स हैं, ये बन के अमल करने के लिए तैयार रहते हैं। जो इंडिया के बेस्ट मिलिट्री माइंड्स हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऑपरेशंस रूम में बैठ के कई दशकों से इन प्लान्स को बनाते हैं, अपडेट करते हैं। इनके लिए संसाधन इयरमार्क किया जाता है, इनके लिए प्रैक्टिस रिहर्सल की जाती है, ताकि वक्त आने पे इन प्लान्स को कम से कम समय में एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो आप ये मान के चलिए कि ये प्लान्स पहले से था। इसके बाद जो पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा, वो उसका भी अंदाजा लगाया जा चुका होगा। उस पे हमने जो करना है, और उसके बाद जितने भी साइकिल्स होंगे और हमने जो करना है, वो सब प्लान्स रेडी हैं। और ये बात पाकिस्तान को भी पता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। तो वो जहां तक मेरे को लगता है कि इससे आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, वो अब एक ये मिडिल पाथ ढूंढने की कोशिश करेगा। हम दे देंगे उसको मिडिल पाथ, बट वो अपनी तरफ से कुछ हरकत तो करेगा। ये तो है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा। अभी निकट भविष्य में पाकिस्तान में और क्या नहीं होगा, ये जो YouTube पे वीडियो चल रहे हैं, रील्स बन रही है कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, 5 टुकड़ों में बट जाएगा,
पानी के लिए तरस जाएगा, वो दरार दरार वाली जो जमीन वगैरह दिखाते हैं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है अभी, इस हालात में तो नहीं होने वाला है। अगर ये लैडर ऊपर चढ़ता गया, अगर ये कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ता गया, तो फिर किसी को भी नहीं पता है युद्ध की क्या दिशा होगी। बट अभी के माहौल में ऐसा नहीं लगता है। और क्या होगा अपने देश में? टोटल 25 मिनट का ये ऑपरेशन था। 1:05 रात के 1:05 से लेके 1:30 का, कम से कम 250 घंटे का फुटेज तो मीडिया पे आ चुका है। और सोशल मीडिया पे 1-2 और भी जीरो लग जाएंगे। तो अगले कुछ दिनों तक, 10 दिनों तक, 15 दिनों तक, 1 महीने तक, जब तक यह मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, उस वक्त न्यूज में यही रहेगा। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट आपको दिखाई देंगे जो आके अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है, उनका अपना एक तजुर्बा है, लेकिन उसको मैं तो यह सुझाव दूंगा कि आप उसको मनोरंजन की तरह ज्यादा और ज्ञान की तरह कम लीजिए। और सबसे भयानक वाले एक्सपर्ट तो सोशल मीडिया पे हैं, जो 1 मिनट की रील में पूरा का पूरा समझा देते हैं, अंजाम तक, जिसकी तैयारी करने में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 30 साल लगे हैं। तो ये अभी और चलता रहेगा, ये निकट भविष्य में मैं बता रहा हूं। असली गेम जो है, असली इंटरेस्टिंग चीज जो है, इसके बाद शुरू होगी और उसको समझने की जरूरत है। बट ये वीडियो लंबा हो गया है, तो मेरे ख्याल से मैं इसको यहां पे रोकता हूं और बाकी देखते हैं अगले 1-2 दिन में क्या डेवलपमेंट होता है, क्या एनालिसिस किया जा सकता है, हमारा प्लान और आगे कैसे बढ़ता है। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या। क्योंकि इस वाले ऑपरेशन में अभी तक क्या होता था, हमारे पास काउंटर मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इस बार हमारे हाथ में नलके की टूटी भी है और ये सारा गेम आगे कैसे चलेगा इसको एनालाइज करेंगे, जितना मेरी समझ में आता है आपके साथ साझा करूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।